हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि तत्व क्या होते हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं तत्व क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, लेकिन अब तत्व की संरचना क्या होती है इसके बारे में बताना। तत्व किससे होता है, उनके अंदर क्या होता है, वो कैसे मिलकर बना होता है, किन किन तत्वों से मिलकर बना, मतलब तत्व जो होते हैं किस, मतलब उसकी संरचना क्या होती है, उसकी डिज़ाइन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जो तत्व होते हैं, तो तत्व पहले ही बता चुके उनको बना से। तो जो तत्व होते हैं तो तत्व किससे बनकर मिलकर बने होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, महर्षि कणाद जी ने बताया था। अपने यहाँ के महर्षि एक थे, महर्षि कणाद। उन्होंने बताया था कि तत्व जो होते हैं पंच तत्वों से मिलकर बने होते हैं, पंच तत्वों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन उनकी परिभाषा पंच तत्वों का मतलब होता है अग्नि, जल, समीर, पावक, इन्हीं पांच तत्व होते हैं। पंच तत्वों से मिलकर क्या बने होते हैं, तत्व बने होते हैं। लेकिन इनका जो ये नियम था, नियम सत्य नहीं था। इसके बाद कई वैज्ञानिक आए जो अपना अपना नियम देते चले गए, लेकिन जो सही कुछ मतलब कुछ परिभाषा सत्य हुई, मतलब उनकी जो सोच हुई, उनकी परिभाषाएं जो हुई कुछ सत्य हुई, तो हुई डाल्टन की। डाल्टन ने बताया कि किसी भी तत्व का एक परमाणु होता है, किसी भी तत्व का एक परमाणु होता है। मतलब तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जैसे कि कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करना, तो उसको देखेंगे अच्छे से। तो जो डाल्टन देखे तो डाल्टन बताया कि सभी तत्वों का क्या होता है, एक परमाणु। मतलब अगर तत्व के परिभाषा पूछे तत्व किसे कहते हैं, तो तुम ये कह सकते हो कि एक परमाणु से जो मिलकर पदार्थ बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। मतलब सभी तत्वों का एक परमाणु होता है। एक परमाणु, जैसे कार्बन है तो कार्बन का एक परमाणु हुआ, कार्बन भी एक प्रकार का तत्व हुआ। सोना हुआ तो सोना का भी क्या होता है, परमाणु होता है। तो ये परमाणु क्या होता है, कैसे होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था डाल्टन जी ने। तो पूछा जाए परमाणु, जैसे पूछा जाए कि तत्व में परमाणु की खोज किसने की थी, तो जो तत्व में परमाणु की खोज हुई थी वो किए थे डाल्टन। जैसे तत्व के बारे में जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, जैसे इसके बारे में जानना है, तो तुम क्या करोगे, पहले इसको छुओगे, दबा के देखोगे। जैसे इसी को है तो इसको आराम से दबा के देखोगे कि नहीं, किस तरह दबा के देखोगे, इस पर टक्कर मारोगे तो इसी प्रकार तो पता चलेगा ठोस है, द्रव है, या गैस है, या किस प्रकार का है। तो ऐसा ही प्रयोग किसने किया था, डाल्टन है। डाल्टन ये प्रयोग नहीं किया, डाल्टन है दूसरा है। तो डाल्टन ने बताया मतलब कोई भी तत्व होगा उसका एक परमाणु होगा, लेकिन उनका भी नियम सत्य नहीं हुआ। क्योंकि जब हमारे रदरफोर्ड जी आए तो रदरफोर्ड ने तत्व के मतलब अगर कुछ संरचना बताए तो बहुत हद तक वो संरचना सत्य बताए, क्योंकि वो परमाणु की जो संरचना बताए तो उन्होंने एक प्रयोग किया। अगर पूछा जाए परमाणु की संरचना कैसी होती है तो वो बताया रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने तत्वों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, उसे कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल। तत्वों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड जी ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक तत्व लिया, जैसे क्या ले लिया, सोना ले लिया। तो सोना ले लिया तो सोने को वैसे खरीद दिए, सोना भी एक प्रकार का तत्व है। सोने के ले लिए पन्नी, स्वर्ण पत्र इसे कहते हैं। स्वर्ण पत्र का मतलब होता है सोने की पन्नी, सोने की पन्नी। अरे किसी भी चीज़ के बारे में अगर तुम्हें जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके एक बार छू के देखोगे, दबा के देखोगे, ठोकर मार के देखोगे कि उसमें देखो दब रहा है कि नहीं। तो वही प्रयोग कौन किया, रदरफोर्ड। क्योंकि तत्व के बारे में पहले बहुत लोग बताए लेकिन शुद्ध बता नहीं पाए। अगर हमसे पूछा जाए, यहीं पर पूछा जाए कि परमाणु की खोज, परमाणु की जो खोज किसने की थी, तो परमाणु की खोज किए थे डाल्टन। परमाणु की खोज किए डाल्टन। मतलब जब डाल्टन ये बताए थे कि जो कोई भी तत्व होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब तत्व एक परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते हैं, परमाणु को तोड़ नहीं सकते। मतलब जैसे ये अगर सोने का है, बात मान लिया कि अगर कल्पना के लिए सोने का है, तो वो बताया कि इसका एक परमाणु होता है और इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये परिभाषा सत्य नहीं थी, क्योंकि जब कौन है, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, रदरफोर्ड ने एक ले लिया सोने की पन्नी, मतलब स्वर्ण
तो सोने की पन्नी जैसे ये हुए कोई भी चीज़ हुआ कि जैसे रुमाल ही, जैसे सोना हुआ, सोने की पन्नी है तो इसको आराम से इस प्रकार रख दिए, या तो मान लो ये हुआ जैसे क्या हुआ सोने का, तो ये सोने का ऐसे रख दिए, सोने की पन्नी, मान लो सोने की पन्नी हुई। तो वो क्या किए कि जब यहाँ पर अल्फ़ा कड़े भेजे, क्या भेजे, अल्फ़ा कड़, जब यहाँ पर अल्फ़ा जैसे सोने की पन्नी मान लो ऐसे कर दिए, ठीक, तो इनमें जब अल्फ़ा कड़ भेजे तो जब यहाँ भेजो तो अल्फ़ा कड़ सीधे चली गई। अल्फ़ा कड़ जो होती है, अल्फ़ा कड़ हमेशा होती है धनात्मक, अल्फ़ा कड़ पर जो चार्ज होता है धनात्मक। अरे धनात्मक चार्ज कैसे आता है, ऋणात्मक चार्ज कैसे आता है, ये अभी इस वीडियो में पढ़ोगे। तब जैसे अल्फ़ा कड़ होता है, अल्फ़ा कड़ होता है धनात्मक। जब इस सोने के जैसे सोने की पन्नी है, जब इन पर अल्फ़ा कड़ भेजे तो देखे यहाँ पर जब अल्फ़ा कड़ भेजे तो सीधे चली जा रही है, सीधे चली जा रही है। फिर जब यहाँ भेज रहे हैं तब भी सीधे चली जा रही थी, यहाँ भेज रहे हैं तब भी सीधे चली जा रही, यहाँ भेज रहे हैं थोड़ा टकरा कर ऐसे जा रहे थे, यहाँ भेज रहे सीधे चले जा रहे। लेकिन जब यहाँ भेज रहे तो टकरा कर बार बार ऐसे भाग रही थी, यहाँ भेज रहे यहाँ भी ऐसे भाग गई। लेकिन जब यहाँ भेजें तो टकरा कर तुरंत वापस आ गई, यहाँ भेजे फिर टकरा कर वापस आ गई। लेकिन जब यहाँ भेजे तो टकरा कर ऐसे हो गई, या तो टकरा, जब यहाँ भेजे तो टकरा कर थोड़ा ऐसे ही भाग गई। लेकिन फिर जब यहाँ भेजना शुरू किया तो कड़े सीधे चली गई। ये सब क्या थे, अल्फ़ा कड़े थे। तो देखो एक सोने की पन्नी हुई इस प्रकार, जैसे बताया नहीं कि इस प्रकार अगर ये सोने की पन्नी ऐसे कोई चीज़ को खड़ा कर दी, ऐसे ऐसे कर रहे तो अगर आर पार कोई चीज़ जा रही, जैसे यही है मार्कर, अगर आर पार चला गया तो तुम क्या कहोगे कि ये कैसा है, खोखला, कैसा है, खोखला। तो अगर इनमें जब यहाँ पर कड़े भेजे, मतलब जैसे ये है पन्नी थी, इस पर जब कड़ भेजे तो इसके आर पार अल्फ़ा कड़े चली गई, अल्फ़ा कड़े चली गई। लेकिन जब बीच वाले में जैसे जब यहाँ पर किरणें भेजा तो देखो किरणें टकरा कर क्या आ रही हैं, वापस आ रही। जैसे कोई भी चीज़ ऐसे है तो अगर ये ठोस है तो अगर इस पर यहाँ मारोगे तो टकरा कर वापस आ जाएगी। लेकिन जब यहाँ मारोगे तो तुरंत यहाँ से क्या होगी, फिसल कर तुरंत भाग जाएगी नहीं। तो यहाँ पर जो ऐसे मार रहा तो देखो कड़े फिसल कर भाग रही हैं। तो इससे इसको ये पता, रदरफोर्ड को ये पता चला कि इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर कुछ रखा है, तभी तो ये टकरा कर, अगर कोई चीज़ में जैसे यहाँ पर है तो इसको कर रहे हैं तो टकरा कर वापस क्यों आ रही है, जैसे इसे कर रहे हैं इसे तो अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये कैसा है, ठोस। तो रदरफोर्ड को ये पता चला कि अरे अंदर कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर ये टकरा कर बार बार वापस आ रही है, मतलब कुछ होगा। तो ये रदरफोर्ड अभी तक की देखो तत्व के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं थी कि तत्व कैसे होते हैं। मतलब ये कौन बताता था, डाल्टन बताते थे कि तत्व का एक परमाणु होता है, लेकिन अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं था। अब जब रदरफोर्ड इतना प्रयोग किए तो कहे कि अगर यहाँ से टकरा कर वापस आ रहे तो यहाँ कुछ होगा, अगर ये भी धनात्मक है तो ये भी कैसा होगा, धनात्मक। अगर इसको तो बात करेंगे, लेकिन मतलब ये उसको पता चला कि अंदर कुछ होगा। तब जब रदरफोर्ड मतलब ये जब प्रयोग किए तो उनको ये निष्कर्ष निकाले कि किसी भी तत्व का समस्त भाग कैसा होता है, खोखला। जैसे यहाँ पर डाल रहे तब जाओ यहाँ किरणें चली गई, लेकिन जब बीच से टकरा कर वापस आ रही हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि जो कोई भी तत्व होगा तो उसका समस्त भाग कैसा होगा, खोखला। तथा बीच में एक भाग होता जो कि कैसा होता है, ठोस होता है। क्योंकि इस परिभाषा से या इस फिगर से तुमको खुद ही पता चल रहा होगा कि अगर यहाँ पर किरणें आर पार जा रही हैं मतलब यह कैसा होगा, खोखला। तो इस पूरे प्रयोग से जो रदरफोर्ड को निष्कर्ष निकला, तो रदरफोर्ड ने यह बताया कि तत्व का समस्त भाग लगभग में खोखला होता है तथा बीच में एक भाग होता है जो कि ठोस होता है। इस बीच वाले भाग को ही नाम कौन देता, रदरफोर्ड दे, इसे क्या कहते हैं, नाभि कहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ का बीच वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं नाभि, उसी से मिलकर बना है, क्या चीज़ है, नाभिक बना है। तो जब रदरफोर्ड बताए तो रदरफोर्ड देखो ये जो थ्योरी है तो ये कंपटीशन के दृष्टि से भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। और जो भी एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं या जो 12th में है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री में है, तो उनमें ये थ्योरी पूछा जाता है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल क्या है। तो वहाँ पर जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल 5 नंबर में लगभग में कन्फर्म रहता यही आता है। तो उसमें ये बताया जाता है कि जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था तो तुम बताओगे ये कि रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण पत्र लिया, एक स्वर्ण पत्र मतलब सोने की पन्नी ली। उन्होंने प्रयोग किया कि जब सोने की पन्नी पर अल्फा कणें डाल रहे हैं तो अल्फा कणें लगभग में आर पार जा रहे हैं, परंतु जब अल्फा कणें बीच में डाल रहे हैं तो टकराकर वापस आ रहे हैं। तो इससे रदरफोर्ड को निम्न निष्कर्ष निकला कि तत्व का समस्त भाग लगभग में खोखला होता है। तत्व का जैसे कोई भी तत्व होता है
उसका क्या होगा, एक परमाणु, एक क्या होगा, परमाणु होगा। तत्व का समस्त भाग, समस्त भाग लगभग में खोखला होता है, लगभग में खोखला होता है। मतलब जब ये प्रयोग किए तो रदरफोर्ड ने बताया कि जब किरणें आर पार चली जाती हैं तो उसे मतलब ये बताया कि तत्व का समस्त भाग लगभग में, चूंकि आर पार जा रहे तो तत्व का समस्त भाग लगभग में, तत्व को हो और नहीं तो तत्वों का क्या होता है, परमाणु। तो सबसे अच्छा क्या कह दो, परमाणु, चूंकि तत्व किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से। मतलब हर तत्व में कोई भी तत्व हो तो उसका परमाणु कितना होता है, एक। अगर जिस तत्व में 2 परमाणु है तो परमाणु तत्व नहीं हो, क्या हुआ, पदार्थ। क्योंकि परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ। मतलब हम बताए थे पहले, तत्वों से मिलकर पदार्थ बनता है। एक तत्व में एक परमाणु, एक तत्व में एक परमाणु, मतलब पदार्थ बना होगा, तत्वों से मिलकर बना, मतलब उसमें अनेक परमाणु होंगे, अनेक परमाणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो हम ये संरचना पढ़े तो ये जब रदरफोर्ड ये प्रयोग किए तो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का समस्त भाग लगभग में खोखला होता, चूंकि किरणें आर पार जा रही हैं, तथा बीच में एक भाग होता है, तथा बीच में एक ठोस भाग होता है। चूंकि ठोस क्यों है, क्योंकि यहाँ से टकरा कर वापस आ रहे तो ठोस ही तो होगा ना। तथा बीच में एक ठोस भाग होता है, ठोस भाग होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। ये किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। मतलब रदरफोर्ड अभी तक की तत्व में अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं था, तो रदरफोर्ड ये बताया कि तत्वों का क्या होता है, परमाणु, और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, नाभिक। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, जो कि कैसा होता है, ठोस होता है, नाभिक होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक। तो पूछा जाए नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड जी ने की थी, ठीक। तो ये हुआ नाभिक। अब नाभिक धनात्मक होता है, ये भी बताया, नाभिक धनात्मक होता है। मतलब कोई भी पदार्थों में एक चाप आवेश होता है, वो धनात्मक होता है। आवेश क्या है, अभी आवेश के बारे में अच्छे समझोगे तो ये हो जानो कि तत्व नाभिक कैसा होता है, धनात्मक। कैसे पता चला, क्योंकि अल्फा कण भी धनात्मक है, तो अगर यहाँ धनात्मक है और ये भी अगर धनात्मक होगा तभी तो टकरा कर वापस आ जाएंगे। क्योंकि हमेशा प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित, मतलब अगर ये तो ये है, अगर ये प्लस में है, ये माइनस में, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। लेकिन अगर दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। जैसे ये पदार्थ है, इस पर भी प्लस और इस पर भी प्लस, तो जब पास में लाओगे दूर भागेगा। तो जैसे यहाँ पर ये प्लस है तो इससे आ रहा तो टकरा कर वापस आ रहा है ना, चूँकि अल्फा का धनात्मक है तो इससे टकरा कर वापस आ रहा है, इससे पता चल रहा है कैसा है, धनात्मक। तो जब रदरफोर्ड पूरे नियम से ये निष्कर्ष निकाले कि किसी भी तत्व का एक परमाणु होगा और परमाणु के अंदर नाभिक होगा और नाभिक धनात्मक होता है। बस रदरफोर्ड ये इतना बता दिए थे। फिर इसको स्क्रीनशॉट ले जाएँ, फिर आगे बताएँ। तब मतलब जैसे कोई तत्व हुआ तो तत्व का परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है। अब अभी तक की किसी को इतना पता ही नहीं था, अब रदरफोर्ड को इतना पता चल चुका। रदरफोर्ड अपने आप को समझ लिया कि मान लो कि हम क्या हो गए, ज्ञाता। अगर ये बताओ किसी चीज़ को, किसी भी तत्व के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, और अगर किसी भी तत्व मतलब उसके बारे में कोई बता दिया तो अपने आप को क्या समझेगा, ज्ञाता ही समझेगा। तो रदरफोर्ड यही भूल कर बैठे कि वो सोचे कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हो गए, तो वो पूरी गोल गोल संरचना बना दी। मतलब कोई भी जो परमाणु होता है उसकी संरचना कैसी होती है, गोल होती है। तो बता दी कि जो परमाणु होता है वो गोलाकार। तो ये क्या हुआ, पूरा भाग परमाणु हुआ। अब बीच में एक भाग होता है जो कि ठोस होता है, जो कि ठोस होता है। इस ठोस भाग को उसने नाम दिया नाभिक। बता दीजिए, होता है नाभिक। ठोस भाग को नाभिक कहते हैं। बस रदरफोर्ड इतना बनाकर शांत हो गए, चूंकि उनको पता था। अब तो हम बहुत बड़े ज्ञाता हो गए, चूंकि अभी कोई कुछ पता ही नहीं था। पूछा जाए परमाणु की खोज, परमाणु की खोज, तो परमाणु की खोज जब किए थे तो इससे पहले बता चुके, परमाणु की खोज किए थे डाल्टन। जबकि अगर नाभिक की खोज पूछी जाए तो नाभिक की खोज किए थे, अभी इससे पहले बताया नाभिक के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड। तो नाभिक की खोज किए होंगे रदरफोर्ड ने किया था। अब इतना हो गया।
फिर जैसे ये हुआ कि कोई भी चीज़, अब ये नाभिक कैसा होता है, ठोस होता है। कोई भी चीज़ अगर ठोस होगा तो किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। जैसे मार्कर है, मार्कर एक प्रकार का ठोस है कि नहीं, तो ये किसी चीज़ से मिलकर ही तो बना है, किसी चीज़ से मिलकर बना है। जैसे ये हो गया, इनमें क्या है, स्याही, ये सब चीज़ है ना। तो यही सोचे गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन, जो गोल्ड स्टीन था, गोल्ड स्टीन सोचा कि अगर रदरफोर्ड ने ये बताया है कि ये जो तत्व है ये कैसा है, जो नाभिक है, नाभिक कैसा है, भारी है, मतलब ये ठोस है, तो किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। तो जब गोल्ड स्टीन आए अंदर, मान लो तुम ये सोचो कि अंदर खो, ये गोल्ड स्टीन अंदर सोचे कि लाओ देखे इसमें चेक करे क्या चीज़ है। तो जब गोल्ड स्टीन चेक करने लगे तो एक कण पाए। वो रदरफोर्ड जब चेक करने लगे, गोल्ड स्टीन जब चेक करने लगे तो गोल्ड स्टीन ये पाए कि अंदर एक कण है जो कि कैसा है, उस कण को नाम क्या कहते हैं, मतलब वो कण पाए। लेकिन मतलब ये सोचो कि एक कहानी बता रहे, उस कहानी मतलब वास्तविकता में सत्य नहीं है। गोल्ड स्टीन चेला किनके थे, रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड के चेला कौन थे, गोल्ड स्टीन। तो सोचे कि अगर गुरुजी इसको बता चुके ये क्या है, ठोस, ये है ठोस, तो गुरुजी बताए ठोस है तो किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। तो गोल्ड स्टीन, जब गोल्ड स्टीन हुए तब ये मतलब वो सोचे कि अगर ये रदरफोर्ड जी ने बताया है कि ये कैसा होता है, ठोस, ये ठोस होता है तो ये किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। तो गोल्ड स्टीन जब इनमें जब ढूंढने लगे तो एक कण पाए। वो कण जब पाए तो रदरफोर्ड से बता चुकी, चेला किनका था, रदरफोर्ड। प्रयोगशाला में किनका काम कर रहा था, रदरफोर्ड। तो जब इनसे बताया तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि अरे गोल्ड स्टीन ये है कुछ नहीं भैया, इसको फेंक दिया जाए, ये कुछ है नहीं काम का। तब गोल्ड स्टीन ने सोचा कि अरे गुरुजी बता रहे तो सत्य बता रहे हैं, तो वो उस कण को फेंक दिया। और अगले दिन जब रदरफोर्ड क्या किए कि उसी कण का नामकरण करवा दिए और कह दिए कि ये क्या होता है, प्रोटॉन, ये होता है प्रोटॉन। और प्रोटॉन होता है धनात्मक, प्रोटॉन होता है धनात्मक, मतलब इस पर जब चार्ज होता है वो होता है धनात्मक, मतलब प्लस, धनात्मक का मतलब हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्ड स्टीन। लेकिन पूछा जाए नामकरण किसने किया, तो नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। तो यहाँ पर जो नाभिक के अंदर क्या हो गया, प्रोटॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन, चूँकि प्रोटॉन को प्रदर्शित करते हैं पीछे, प्रोटॉन को पीछे प्रदर्शित करते हैं। फिर एक वैज्ञानिक दूसरा आया, चैडविक ये सोचे कि अगर इन्होंने बताया है कि जैसे ये ही हुआ तो इनमें एक कैफ लगी, ये लगा है, तो अगर ये इससे मिलकर बना, अगर एक चीज़ निकाल लोगे तो एक चीज़ बच जाएगा ना। तो वही सोचे ये चैडविक कि अगर गोल्ड स्टीन ने ये बताया है कि अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, तो एक कोई कण दूसरा होगा। तो जब अंदर चेक करना शुरू किए तो वहाँ पर उसने पाया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को लिखते हैं N से, और न्यूट्रल होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो होता है जीरो। तो ये कहाँ होता है, नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर। तो पूछा जाए नाभिक के अंदर कौन कौन कण होते हैं, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर एक वैज्ञानिक आए, जे थॉमसन, जे थॉमसन। तब जे थॉमसन आए तो सब लोग तो अंदर खोज रहे थे। तो जे थॉमसन सोचे कि लाओ सब लोग तो अंदर ही खोज रहे, लाओ थोड़ा हम हटके सोचे। तब जब रदरफोर्ड वो तत्वों को जब देखना शुरू किए तो अंदर एक कण पाए, मतलब ऐसे ऐसे देखे कि एक कोई दौड़ रहा, कुछ दौड़ रहा, हमेशा दौड़ा करता है, हमेशा दौड़ा करता है। उस तत्व का नामकरण किसने कर दिया, जे थॉमसन। जे थॉमसन जी ने बताया कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक। तो इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी तत्व का एक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या पाया जाएगा, नाभिक पाया जाएगा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनके बाहर कौन चक्कर लगाया करता है, इलेक्ट्रॉन। ये थ्योरी इंटर में जो है बच्चे उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें पूछा जाता है रदरफोर्ड का परमाणु हमारे लिए पूछा है, नहीं तो हर चैप्टर में परमाणु क्या है, तब यही बताना पड़ेगा। किसी भी तत्व का एक परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं।
अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सोचे अलग कर तो संभव नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमेशा दौड़ा करते हैं। तो ये बता, जैसे कि कोई लोग हमेशा दौड़ा करेंगे, तो जो लोग हमेशा दौड़ा करेंगे उन्हें कहते हैं आवारा। उन्हें क्या कहते हैं? आवारा। तो उन्हीं आधार पर पूछा जाए इनमें आवारा कण कौन सा है, तो ये बताओ क्या प्रोटॉन दौड़ रहा है? तो प्रोटॉन नहीं दौड़ा, वो स्थिर है। न्यूट्रॉन भी कैसा है? स्थिर। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा इनमें क्या लगाया करते हैं? चक्कर। इसी से इसका उपनाम पड़ा आवारा कण। आवारा कण। तो आवारा कण किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को कहते हैं आवारा कण। इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं आवारा कण। तो कोई भी तत्व है तो हर तत्व में क्या होगा? हर तत्व का एक होगा परमाणु। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। परमाणु की खोज किसने की? तो परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी। नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की थी। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। लेकिन अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड आ रहा तो लगाएंगे किसको? रदरफोर्ड का। बस केवल नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। जबकि खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का पूछा जाए तो न्यूट्रॉन की खोज जो किए थे चार्विक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे दे थॉमसन। तो हर तत्व में एक क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मतलब तत्वों का जो पूछा जाए, तत्वों के जो मूल कण होते हैं, मूल कण, तो मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मूल कण जो होते हैं हमारे परमाणु में, जो मूल कण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मूल कण होते हैं। कोई भी तत्व सब में पाया जाएगा। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हर तत्व का एक परमाणु होता है, तो हम यहाँ सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो बेटा ले डिलीट, ये आराम से स्क्रीनशॉट ले जाएंगे। तो अब जैसे कि कोई भी तत्व हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आ गया तो हम किसी भी तत्व के बारे में बता सकते हैं। मतलब किसी भी तत्व का जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होता है, कोई भी तत्व होता है उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। तो कोई भी जैसे हमारा तत्व हो गया Na, यहाँ पर लिखा रहेगा 111। मतलब जैसे तत्व का होता है, तत्व का एक प्रतीक होता है। तो एक होता है सोडियम। सोडियम, अब सोडियम क्या है हमको ये पता नहीं है। सोडियम तत्व है, धातु है या अधातु ये पता नहीं है। तो हम इसमें ये भी बता सकते हैं धातु है कि अधातु। तो जैसे ये 11 है, इसका ये ऊपर 11 होता है, नीचे 11, ऊपर कितना होता है? 23। तो हर तत्वों का एक होता है परमाणु क्रमांक और एक होता है परमाणु भार। क्योंकि Na भी एक प्रकार का तत्व है तो इसका एक होगा परमाणु क्रमांक। एक होता है परमाणु भार। परमाणु क्रमांक अगर यहाँ से पूछा, परमाणु क्रमांक को हम लिखते हैं Z से, परमाणु भार को हम लिखते हैं A से। तो ये तत्व है। तो अगर हमसे कोई भी भार हुआ तो कोई भी भार हम कहाँ पर लाते हैं? खोपड़ी पर रखेंगे। ऐसा तो है नहीं पैर में बांध के चलेंगे। तो इसकी खोपड़ियाँ क्या है? ऊपर ही वाली तो है ना। अगर इनकी खोपड़ी पूछें तो खोपड़ी कहाँ है? ऊपर। मतलब भार कहाँ ला देंगे? ऊपर। मतलब ऊपर वाला होता है भार, ऊपर वाला होता है भार। और क्रमांक कौन होता है? नीचे। अगर ऊपर वाला भार हुआ तो नीचे वाला क्रमांक हो गया हमारा। तो हर तत्व का एक क्या होता है? परमाणु क्रमांक और एक होता है परमाणु भार। अब यहाँ पर जैसे हम सीखे कि परमाणु क्रमांक, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु क्रमांक होता है हमारा, परमाणु क्रमांक, यही बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगर यहाँ पर प्रोटॉन पूछे जाए तो प्रोटॉन ये नीचे वाला हुआ कितने हैं? 11 है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 11। अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना तो ऊपर वाले से नीचे वाले घटा दो। 23 में से 11 घटाओगे तो बचेगा कितना? 12। मतलब किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं। जैसे ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर लिखा होता है 8 और यहाँ पर लिखा होता है ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ लिखा रहेगा 8, ऊपर लिखा रहेगा
16। तो अगर हम यहाँ प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन कितने हैं? 8। यही संख्या प्रोटॉन होती है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दो, 16 में से 8 घटा, बचा कितना? 8। तो किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अब हमारा हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख रहे हैं। ये परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से जान गए कि जो तत्व होता है, तत्व में क्या होता है, तत्व के अंदर परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन उनके मतलब इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। तब हम पढ़ते हैं, देखो कोई भी तत्व का कोई भी जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होता है वो उस पर निर्भर करता है उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ही इधर उधर जाती है। तो हम आज सिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है? जब एक था अष्टक नियम, अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक, अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहते हो, आज बताएंगे अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। अगली वीडियो में हम बताएंगे अफबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक सिस्टम होता है कि पहले कक्षक में 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे चले जाते हैं। मतलब जैसे कोई भी तत्व है, जैसे यही तत्व है तो इनमें लेयर मतलब परतों से मिलकर बने हैं कि नहीं। जैसे कोई भी तत्व है, ये एक हुआ तत्व हुआ, तो तत्व के अंदर क्या पाया जाता है? नाभिक। तत्व के अंदर पाया गया नाभिक। तो अब जब नाभिक पाया गया तो हर तत्व किससे? परतों से मिलकर बनी। अगर ये चमड़ी है तो चमड़ी में कई परतें होती है, एक परत, 2 परत, कई परतें होती है ना। तो इनमें भी परत होती है। जैसे ये ऐसे एक डिब्बा, ये हो गया एक डिब्बा, ये हो गया एक डिब्बा, ये हो गया, ये क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं कोष। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो ये कौन सा हुआ? पहला कोष। ये पूरा क्या हुआ? पहला कोष। फिर ये पहला कोष हुआ, फिर ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। इन्हें कहते हैं कोष। तो जब पहला कोष होता है, अगर कभी भी तुम्हें निकालना है कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा इसी आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण का निर्धारण होता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पता तो हम किसी भी तत्व को ना तो हम बना सकते हैं, ना तो हम उनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। हम अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख गए तो हम धात है या आधात है, उपधात है, क्या है, इसको हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो जो एक किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों, जब कोष होते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुम्हें निकालना है तो फार्मूला याद रखना 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर मतलब 2n स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हें पहले कोष में रखना तो n का मान कितना रख देना? 1। जो कोष होते हैं तो कोष होते हैं, देखो ये हुए कोष, तो कोष का नाम होता है K, L, M और N। इससे आगे भी चला जाता है, एक होता है K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z सारे होते हैं। तो हम अगर इनको देख लें, चूँकि इतने ही कोष में इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाता है, तो अगर पहले इस कोष में देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं 8, इसमें कितने होते हैं? 18, और इनमें होते हैं 32, इनमें होते हैं 32। मतलब पूछा जाएगा पहले, अगर इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे कुछ पूछे जाते हैं कि पहले कोष या के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। एल में होते हैं 8, एम में होते हैं 18, एन में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इन्हीं आधारों पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अगर कोई भी कोष जब तक कि भरा नहीं हो तब स्थायी नहीं है। जैसे हम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चाहे ये याद रखो, और अगर कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना, इस कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फार्मूला हुआ। चाहे इतना ही लिख लो, थोड़ा इसको इस प्रकार लिख लो, अच्छा लगे। कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर हुआ, 2n स्क्वायर हुआ। अगर 2n, अब किसी भी कक्षा में निकालना है, अगर हमें देखना है पहली कक्षा में या पहली कोष में, तो पहली कोष में निकालना तो n का मान कितना रख दो? 1। 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही हुआ, तो 2 1 9 2। तो पहली कोष में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हमें निकालना है दूसरी कोष में या दूसरे कोष में, तो हम n की जगह कितना रख देंगे? 2। 2 2 बार 2 2 9 4,
और 4 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम मतलब इसी प्रकार हम सारे कोषों का निकाल सकते हैं, चाहे 10 का हो चाहे 20 का हो, ठीक। तो अगर कोई तत्व स्थायी तभी होगा जब उनके अष्टक पूर्ण होंगे। अष्टक का मतलब उनके कोष पूर्ण होंगे, उनके कोष पूर्ण होंगे। अगर किसी तत्व का कोष पूर्ण नहीं हो तो तत्व स्थायी नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी केवल इस आधार पर करना सीखो, अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो अष्टक नियम क्या कहते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आ गया फिर हम तत्व कैसे बनते हैं उसको भी अच्छे से जान जाएंगे, उसकी संयोजकता जान जाएंगे, वो कहाँ पर ये भी बता सकते हैं। तो जैसे ये हुआ हमारा 11N23 तत्व 11N23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तथा तत्व की प्रकृति भी बताइए। मतलब ये धात है या आधात है एवं उपधात है क्या है, इसके बारे में बता सकते हैं हम केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तत्व 11N23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तथा तत्व की प्रकृति बताइए। तो जैसे ये कितना हुआ 11N23 का हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इलेक्ट्रॉनों का। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 11। नियम ये कहता है कि जो पहला कोष होता है तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 2। दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 से कम मतलब भर सकते हैं अगर हमारे पास मौजूद है। लेकिन तब तो स्थायी तभी, जैसे इनमें है 11 है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 11 हैं तो पहले कोष में कितने भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन भर दिए 2, हमारे पास थे कितने, 11। ऐसा नहीं कि हम 2 से ज़्यादा भरते, मतलब पहली कोष में जब इलेक्ट्रॉन हम 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं तो 2 भर दिए। हमारे पास 11 थे, बचे अभी 9, तो दूसरे में जानते हैं कितने भर देंगे, 8। तो 8 2 10, फिर भी हमारे पास कितने बचे, 1। तो 2, 8, 1। तो ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अरे दिक्कत यहाँ पर लड़कों को ये होती है, 2 है यहाँ तो हम 6 भर सकते हैं। तो तुम ये सोचो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का मतलब ये सोचो तुम्हारा ये मान लो दूध है, तुम्हारे पास लीटर कितना दूध है, 11 लीटर दूध है। और केनिया मान लो, ये कि मतलब केनिया का मतलब होता है डिब्बा होता है, डिब्बा। ये सोचो कि ये 2 लीटर का डिब्बा है, ये कितने लीटर का है, 8 लीटर का, ये है 8 लीटर का। अगर तुम्हें कहीं लेकर जाना है, तुम्हें मिला कौन सा डिब्बा, 2 लीटर वाला, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको फुल कर ले जाए। इसके बाद कहाँ पहुँचोगे, दूसरे डिब्बे में। मतलब जब तक कि एक डिब्बा फुल नहीं हो जाता तब तक कि हम आगे इलेक्ट्रॉन भरते नहीं हैं। जैसे हम जानते थे कि देखो यहाँ पर 2 हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 11 हैं। तो हमको ये करना है कि डिब्बा फुल करते चलना है, किसी भी डिब्बे को हम खाली छोड़ नहीं सकते हैं। तो पहले में कितना भर दिए, 2, दूसरे में कितना भर दिए, 8, चूँकि हमें पता है। तो मतलब 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं ना, तो इनमें 2 से, तो 8 2 10 और 1 कितना हो गया, 11। तो एक होता है हमारी संयोजकता के आधार पर। यहाँ हम ये भी नहीं बताए कि इनमें निकालनी क्या चीज़, संयोजकता। तो संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता। हम बता दिए किसी भी तत्व को स्थायी होना है तो अपने पूरे मतलब जितने उसके कोष में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पूरे होने चाहिए, कोष में इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। वैसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते तो 2 पूरा हो तब तो स्थायी है, अन्यथा अस्थायी है। तो ये देखो क्या ये स्थायी है, तो स्थायी नहीं है, क्योंकि ये कौन सा कोष है, तीसरे। और हम जानते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8। ये है तो इनमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 8, जबकि हैं कितने, 1। तो ये एक प्रकार का क्या है, अस्थायी, अभी तक है अस्थायी है। Na ऐसे क्या है, अस्थायी। अब ये अपने आप को स्थायी बनाना चाहेगा। अपने आप को स्थायी बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है मतलब किसी दूसरे परमाणु को दिया जाता है,
एक तत्व से किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपना स्टैक पूर्ण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका स्टैक देखो, अगर यहाँ पर 2,8,1 है तो इसके पास ऑप्शन ये है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहाँ पर इसका पूरा कक्षक भरा रहेगा कि नहीं, तब भी इसका क्या हो जाएगा, अंतिम कोष में देखो, अंतिम कोष में उसके स्टैक भरे होने चाहिए। अगर ये इसको त्याग देगा तो इसका अंतिम कोष पूरा फुल होगा, 8 हो जाएगा। तो इसके पास ऑप्शन ये है कि ये एक त्याग कर क्या हो जाए 0, एक त्याग कर क्या हो जाए 0। या तो इसके पास ऑप्शन ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण, 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो अपना स्टैक, चूँकि इसमें कितने होते हैं 8, इसमें आते हैं 8 होते हैं। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कम होता है हमेशा वही होता है। ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन है कम है या 7, तो कम कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक ये क्या कर देगा, किसी को दे देगा, एक किसी को दे देगा, और देने का मतलब प्लस करना है। तो इसके लिए मतलब वही, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसकी संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो जैसे संयोजकता इसकी कितनी हो गई, +1। प्लस क्यों लगाया, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, देने का मतलब होता है प्लस करना। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई, +1। इसीलिए देखो, अगर जितना भी लेन देन होता है सब खोपड़ी टेंशन कहाँ रहती है, सर पर रहती है, सब टेंशन सर पर रहती है। तो +1 हो रहा है, इसीलिए तो Na हमेशा किस में पाया जाता है, Na+ में पाया जाता है, Na+ में पाया जाता है। जिन तत्वों में प्लस होगा उनकी जो प्रकृति होगी वो धातु होगी, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन इसका एक अपवाद है, बाकी देखो धातु है, मतलब धातु उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, क्योंकि मजबूत होंगे वही। देखो अब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब उसको सहायता देकर उसका स्टैक पूर्ण करवा रहा है ना, तो मजबूत आदमी तो ही सहायता देते हैं। तो उस आधार पर अगर तुमको कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन देता है, कोई भी तत्व जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि वो मजबूत है, मतलब उससे हो जाएगा धातु। क्या हो जाएगा, धातु। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है वो क्या कहलाते हैं, धातु। मतलब जिन तत्वों पर प्लस चार्ज है वे सभी तत्व क्या होंगे, धातु। मतलब इस आधार पर हम धातु एवं अधातु का पता लगा सकते हैं। 1-2 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके सिखा दे, इसके बाद 1-2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और सिखा दे, इसके बाद हम तुमको 2-4 देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, करके देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आए, ये इतना उतार लो, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब 1-2 तत्व को और बता रहे हैं, उस आधार पर जब हम इससे भी पहले वीडियो बनाए उनमें धातु एवं आधातु के बारे में बताया, कौन होते हैं धातु और कौन होते हैं आधातु। तो अगर इसके आधार पर हम धातु आधातु का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि धारा प्रवाह के आधार पर भी धातु आधातु का पता लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है, मतलब संयोजकता प्लस की आएगी, संयोजकता प्लस की आएगी, वे सभी तत्व क्या होंगे, धातु। जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता वो क्या कहलाएंगे, आधातु। क्योंकि ग्रहण कर रहे हैं मतलब वो कमजोर है, तो आधातु कैसे हो जाएंगे, कमजोर। उस हिसाब से सोच लो। तो जिनमें ऋण चिन्ह होगा मतलब संयोजकता माइनस में होगी, वो आधातु कहलाएंगे। जैसे कि ये हुआ क्लोरीन, इसका ये 17 होता है, ऊपर कितना होता है 35। अगर हम पूछे इसमें परमाणु क्रमांक कौन हुआ, परमाणु भार हुआ, तो हम बता चुके भार को हमेशा खोपड़ी पे लाते हैं, तो खोपड़ी पर वही तो है ना, मतलब ऊपर वाला क्या कहलाएगा, परमाणु भार, परमाणु भार कहलाएगा, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। तो अगर हम इनका क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब ऊपर वाला क्या होता है, परमाणु भार। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इनका करते हैं ना। तो अगर हम देखें कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको पता है कि पहले में कितने भर सकते हैं, 2। चूँकि अभी हम बता चुके वो होता है 2,8,8,18,18,32 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले में भर दिए 2। अब हम दूसरे डिब्बे में जाएंगे तो हमारे पास 17 थे, 2 कर ले तो बचे कितने, 15। तो भर दिए कितने, 8। तो 8-2 10 हो गए। अब भी हम गए किस कौन से डिब्बे में, तीसरे में। तो तीसरे में कितने होते हैं, 8, लेकिन मौजूद हमारे पास कितने हैं, 7। देखो हम जब तक कि किसी भी कोष को भर नहीं लेंगे तब तक कि आगे प्रवेश नहीं करेंगे। तो अगर इसका क्या हुआ 2,8,7, तो ये इसका हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके पास वही ऑप्शन है, या तो ये 0 हो जाए या तो 8 हो जाए। अगर 0 होना तो 7 देना पड़ेगा, 8 होना है तो 1 लेना पड़ेगा। तो ये बताओ जहाँ लेन देन कम होता है वो करते हैं कि ज़्यादा। तो हम बताएं जिन तत्व जहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब लेन देन कम होता है वो करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 लेगा किसी से,
तो कितना हो जाएगा 8, और अगर 7 देगा किसी को तो कितना हो जाएगा 0। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ऐसे सोच लो कि जिनमें लेन देन ज़्यादा होता है वो नहीं कर, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो वो नहीं करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, इसका मतलब हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 हो गया। मतलब ये तो हम करवा रहे हैं, इससे मतलब ये हम बता रहे हैं कि इसके पास ऑप्शन नहीं रहता है 0 हो जाए तो 8 हो जाए, तो ये एक मतलब यहाँ इस वाले कक्षक में तो यहाँ पर ये एक लेकर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, या तो 7 0 हो जाए, तो वो सोचेगा लाओ एक ले ले। तो इसी आधार पर इसकी क्या हो जाती है संयोजकता, संयोजकता। जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसकी क्या कहलाती है संयोजकता कहलाती है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ले रहा है, और लेने का मतलब ऋण लेना, लेने का मतलब ऋण ही तो लिया जाता है, तो इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है -1। और जो भी टेंशन भैया जो भी कर्जा लिया जाता है सब टेंशन कहाँ से खोपड़िया, तो इसीलिए तो Cl पर क्या होता है माइनस। मतलब तुम ये कह सकते हो कि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होता है। तो अब अगर यहाँ इससे पूछे प्रकृति, इसकी क्या पूछी जाए प्रकृति, तो तुम प्रकृति भी बता सकते हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा मतलब कमज़ोर है, तो उस हिसाब से एक प्रकार की क्या हुई आधात, तो ये हुई आधात। तो इससे हम धात आधात का भी पता लगा सकते हैं। यदि कोई चीज़ प्लस में है, अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है तो हमेशा धात होगी, मतलब प्लस चार्ज जाएगा तो उस पर वो धात होगी। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे आधातु कहलाएंगे। जो मतलब त्याग भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उपधातु कहते हैं। तो अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहे हैं जिनको करके देखना और इसके बारे में कमेंट में आराम से बताना। तो जैसे कुछ तत्व हैं, जैसे लिख दिया जाए लिथियम, इसे क्या कहते हैं लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, इसका परमाणु भार कितना होता है 7। अगर यहाँ से पूछा जाए पोटेशियम, देखो हमको ऊपर वाले से मतलब है ही नहीं, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा किसका करते हैं नीचे वाले करते हैं। यहाँ पर 19 है, 19 दूना 38 और 1 कितना होता है 39। फिर हम किनका देख लें नाइट्रोजन का, फिर देख लें कार्बन का। तो इनके क्या करने हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इसके साथ साथ में क्या निकालनी है संयोजकता, और इससे ये भी पता करना है धात है या आधात। क्योंकि अगर हम ये संयोजकता निकाल ले तो हम बता सकते हैं धात है या आधात। तो अब धात एवं आधात में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम